हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक इन पोरवाल मैम क्लास। और बच्चों कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, अच्छे ही रहने चाहिए। और बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है, जॉर्ज पैचम की नाक का सवाल। ये एक व्यंग्यात्मक चैप्टर है। व्यंग्यात्मक से मतलब थोड़ा हंसी मजाक का है। ये इस चैप्टर में हंसी मजाक क्या है, थोड़ा एक मूर्ति को लेकर, स्टैचू को लेकर हुआ है, जो हमारी इंग्लैंड की एक महारानी थी। उनके स्वागत के लिए हमारे देश भारत ने जो किन किन परेशानियों का सामना किया, उसके बारे में बताया गया है। तो इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, तो उनका जब भारत में आगमन हो रहा था, मतलब जब वो भारत आने वाली थी, तो उसी विषय पर ये पूरा आधारित है। जो जो परिस्थितियां उस समय हमारे देश को फेस करनी पड़ी थी, प्रॉब्लम्स, उनको लेके। और कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बस एक नाक थी, उस नाक को लेकर ही इस पूरा चैप्टर में उसी को लेके दिया गया है। तो जॉर्ज परचम की नाम, और वो स्टैचू किसका था? जॉर्ज परचम का, ठीक है ना। तो यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें सरकारी तंत्र की मजाक उड़ाई, भारतीय सरकारी तंत्र की मजाक उड़ाई गई है। मजाक क्या उड़ाई गई है कि मतलब एक चीज उस समय चाहिए थी, जो जॉर्ज पंचम का स्टैचू था, उसकी नाक जो थी वो नाक नहीं थी, उस समय टूट चुकी थी। तो उस स्टैचू में नाक लगानी थी। अब वो नाक के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर है। जैसे कि अब स्टैचू में नाक नहीं है, अब स्टैचू जिस पत्थर का बना हुआ है, उस पत्थर को लेके पहले प्रॉब्लम हुई। फिर वो मूर्ति को में नाक लगाएगा कौन, उसको लेकर प्रॉब्लम हुई। जब वो पत्थर नहीं मिला तो उसकी जगह क्या चीज अरेंज की जाए। तो मतलब यही सब इस चैप्टर में दिया गया। पूरा चैप्टर एक स्टैचू और नाक के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये चैप्टर, जैसे कि मैं हर अपने चैप्टर पॉइंट्स में कर देती हूँ, तो ये वाला भी आज का चैप्टर हमारा जो है जॉर्ज पंचम की नाक। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, इसमें 6 हेडिंग के अकॉर्डिंग इसमें डिवाइड कर दिया गया है। ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इस पूरा चैप्टर करेंगे। पहला है रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। जैसे कि वो इंग्लैंड की एक महारानी थी एलिजाबेथ, जिनके बारे में मोस्टली सभी जानते हैं, ठीक। जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल, ये तो चैप्टर का भी नाम है, इसमें ही मोस्टली सब कुछ बताएगा। सरकारी कार्यवाही, मतलब उस नाक को ढूंढने के लिए, अरेंज करने के लिए सरकार किन किन प्रयासों को करती है, क्या क्या परेशानियां उठाती है, वो सब है। देश भर के पर्वतों की खोज, पर्वतों की खोज यानी नाक के लिए जो पर्वत ढूंढना, पत्थर, पर्वत यानी पत्थर चाहिए होता है, उसके लिए पर्वतों की खोज। भारतीय मूर्तियों की नाक, उस नाक के लिए भारत के जितने भी स्टैचू बने हुए थे, मूर्तियां जो बनी हुई थी, हमारे जो वीर क्रांतिकारी थे, जितने वीर हीरो थे, योद्धा थे, उनकी नाकों से सब मैच की गई। शायद किसी का पत्थर मैच कर जाए, नाक नहीं मैच की। जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव, और अंत में जब कहीं कोई बात नहीं बनती है तो उस स्टैचू पे एक जिंदा नाक का प्रस्ताव रखा जाता है। तो बस यही सब इस चैप्टर में है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं। ये पॉइंट्स आप देख ले, और इसके राइटर हैं कमलेश्वर। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने का, जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि जॉर्ज पंचम की नाक के ऊपर पूरा चैप्टर, नाक पर। और ये कब शुरू होती है ये परेशानी, मतलब जो जॉर्ज पंचम का स्टैचू इंडिया गेट पर बना हुआ है, तो उसी स्टैचू की नाक के ऊपर है, नाक टूट जाती है। तो इंग्लैंड की जो महारानी होती हैं, वो जब हमारे देश भारत आ रही होती हैं, तो उनके स्वागत में पूरे देश की जो सज्जा होती है, खासतौर से दिल्ली की जो सड़कें होती है, पूर्ण रूप से यंग हो जाती है। मतलब उन पे डेंटिंग पेंटिंग अच्छे से उनकी मरम्मत कर दी जाती है। जो मेन रोड है, तो उनके बिल्डिंग्स वगैरह बहुत अच्छे से तैयार कर दी जाती है। और ये प्रक्रिया तो आज भी हमारे देश में चलती है। जब भी कोई विदेश से कोई मिनिस्टर वगैरह आते हैं वहां के, तो पूरी दिल्ली या बड़े बड़े जो भी शहर है, जहां जहां वो जा रहे होते, आज भी वैसे ही चमका दिए जाते। तो उस टाइम भी ऐसा ही था। तो जो रानी एलिजाबेथ है, तो पहला हमारा पॉइंट है रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। अब भारत जब रानी एलिजाबेथ आ रही थी, तो रानी 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 का मतलब यानी कोई हाई फाई राजघराने से संबंधित, तो वो वैसी ही थी। 5,000 की ड्रेस उनकी, यहाँ तक कि उनके किस कलर के वो कपड़े पहन रही है, उनके कपड़े में पहनने में किस कपड़े का यूज किया गया है, वो कौन से मतलब खाना खाती है, उनके नौकर चाकर, हर चीज के बारे में जब वो आ रही थी, तो उनके से संबंधित जितनी भी कार्य होती थी या चीजें होती थी, हमारे यहाँ के न्यूज़पेपर उसी उस समय
इन चीजों से ही भरे रहते थे। जैसे उनके नीले रंग का सूट बनवाया है, वो सूट की कीमत कितनी है, उस पर खर्चा कितना आया है, उनकी जन्म पत्री, उनके नौकर, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों के साथ साथ शाही महल के कुत्तों तक की जानकारी किसमें दी जाती थी? उस समय के अखबारों में। ठीक है, तो उस समय के अखबारों में उन्हीं के बारे में मोस्टली उस समय छप रहा था। आखिरकार जो रानी 5,000 रुपए का सूट पहन, उस जमाने में 5,000 रुपए भी बहुत थे, पहनकर आने वाली, उसके स्वागत में कुछ तो धूमधाम होनी ही चाहिए। देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी, सड़कें जवान हो गई और इमारतें सुंदरियों की भांति सज गई थी। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया रानी एलिजाबेथ का। कुछ नहीं है, रानी एलिजाबेथ जब आ रही थी, जैसे कि बताया, तो उनके स्वागत के लिए जो सरकार थी, उन्होंने दिल्ली की सड़कें अच्छे से मरम्मत वगैरह करा दी थी, जवान हो गई थी, जैसे कि लगा, इमारतें सज गई थी, उनपे भी डेंटिंग पेंटिंग सब पे करा दी गई थी। और जब वो आने वाली थी तो उनके स्वागत में, मतलब स्वागत क्या कहा जाए, उनके बारे में ही खबरें हमारे न्यूज़पेपर वगैरह में उस समय सब छप रही होती। उनसे संबंधित जो लोग होते थे, जैसे यहाँ तक कि बावर्ची, उनके बॉडीगार्ड, उनके कुत्ते वगैरह के बारे तक में भी कहाँ छपता था? हमारे यहाँ के पेपरों में। और उनके कपड़ों के जो खर्चा होता था वो तक, किस कलर का सूट पहना वो भी। तो अगली हेडिंग है हमारी जॉर्ज पंचम की नाक। तो जो हमारा मेन पॉइंट है ये जॉर्ज पंचम की नाक, इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो देखिए, अचानक एक परेशानी सामने हो गई। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, उनके स्वागत की पूरी तैयारियां हो चुकी थी लगभग, तो अचानक से एक परेशानी होती है ना, कब कोई आ रहा होता है, सब बहुत अच्छे से है, तो कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। तो देश में भी उस समय एक छोटी सी परेशानी आ गई थी सरकार के सामने, वैसे देश में नहीं, सिर्फ सरकार के सामने। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। पहले भी इस नाक के लिए राजनीतिक आंदोलन, बहसें हो चुकी थी। जो जॉर्ज पंचम का जो स्टैचू था, जो मूर्ति थी, उससे क्या नाक गायब हो चुकी थी। परंतु जैसे कि होता है कि राजनीतिक आंदोलनों का हल नहीं निकल सका। आंदोलन होता है, उसका कुछ हल नहीं निकला। कुछ राजनीतिक दल नाक को काटना चाहते थे और कुछ बने रहना चाहते थे। आखिरकार एक दिन एक ऐसा हादसा हो गया, हथियारबंद जवानों की गश्त के होते हुए भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक कट गई। अब सवाल था कि रानी के आगमन पर जॉर्ज की नाक ना दिखी तो अपनी नाक कटाने जैसा होगा। मतलब जॉर्ज पंचम की अगर नाक उस समय नहीं मिली तो जो रानी एलिजाबेथ आएंगी तो उनके सामने भारत की नाक कट जाएगी, भारत सरकार की। तो अब ये सरकार के ऊपर किसके आ गया? नाक का सवाल था सरकार के। और थर्ड हमारा पॉइंट है सरकारी कार्यवाही। सरकारी कार्यवाही, अब जब सरकार की नाक का सवाल हो गया तो सरकार को कोई ना कोई तो एक्शन लेना ही था। तो सरकार के जितने भी अधिकारी वगैरह थे वो सबने मिलकर एक बैठक की। देश के शुभ चिंतकों ने एक बैठक की। सभी ने कहा कि रानी के आगमन तक कटी हुई जो नाक हो वो वापस लग जानी चाहिए। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे होने लगे। आखिरकार एक मूर्ति को फौरन कहाँ बुलाया गया? दिल्ली बुलाया गया और उसके सामने आके बुलाया गया। और मूर्तिकार के सामने पैसों के मामले में जो मूर्तिकार था वो थोड़ा पैसों से लाचार था, तो उसने हुक्मानों के चेहरों पर बदहवासी देखी। मक्कम तो क्या था? हुक्काम, यानी जो वहां के जो अधिकारी थे उनके चेहरों पर क्या देखा? बदहवासी, एक चिंता देखी। हुक्कामों के चेहरों पर जैसी बदहवासी देखी, उसने बदहवासी यानी चेहरे की हवाइयां उड़ती है, या बोला जाए परेशानी भरा चेहरा जब देखा, आंसू भरे हुए चेहरा देखा, तभी उसने एक आवाज लगाई कि कहाँ थे? आखिर उसने जब देखा तो उसने आवाज सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा कि नाक लगा दूंगा, परंतु मुझे ये बताइए कि इसकी लाट का पत्थर, लाट मीन्स होता है मूर्ति का पत्थर, लाट यानी मूर्ति बोला जाए या खंबा बोला जाए, तो यह मूर्ति की बात हो रही है कि मूर्ति का पत्थर, कि मूर्ति का पत्थर आया कहां से है?
तो आपको हुक्कामों परेशान हो गए, मतलब क्योंकि अब उन्हें क्या करना था कि उस पत्थर का पता लगाना था कि जो मूर्ति है किस पत्थर की बनी हुई है और ये पत्थर कहाँ पर मिला। तो अब क्या हुआ, आखिरकार जितने पुरातत्व विभाग यानी जो खगोल मतलब जो जैसे खुदाई उदाई में जो मूर्तियां मिलती हैं, अवशेष वगैरह मिलते हैं उनके बारे में, तो पुरातत्व विभाग से मतलब फाइलों के ढेर खोले गए, परंतु आखिरकार पुरातत्व विभागों की फाइलों के ढेर खोले गए, मतलब पता करने के लिए कि वह पत्थर कहाँ का है, परंतु उनसे क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं लगा। अब जो तो अधिकारी वगैरह और परेशान हो गए कि एक खास कमेटी, फिर इसके लिए क्या किया गया, एक खास प्रकार की कमेटी बनाई गई, मतलब कुछ खास लोगों की कमेटी बना दी गई कि उसे जो नाक लगाने का काम उसको सौंप दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। सरकारी कार्यवाही, अब है देश भर के पर्वतों की खोज, जैसे कि अभी हमने पिछले वाले पॉइंट में पढ़ा कि पुरातत्व विभाग की फाइलों को खंगाला जाता है और पता किया जाता है कहाँ पर, उससे क्या होता है, कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो अब जो मूर्तिकार था जिसने नाक लगाने के लिए हामी भरी थी कि वह बना देगा, तो उसे क्या करता है, जगह जगह भेजा जाता है देश के पर्वतों के लिए, किसके लिए, उस नाक की खोज के लिए, जिससे मतलब जिससे वो स्टैचू बना हुआ था, मूर्ति जो बनी हुई थी उसी पत्थर की खोज के लिए। तो मूर्तिकार ने कमेटी के सुझाव दिया कि देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊंगा। कौन जाके लगाएगा, वो मूर्तिकार। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई, जान में जान कि चलो अब उसने काम संभाल लिया, वो जाके देख लेगा, मतलब हो ही जाएगा। सभापति ने भाषण भी जारी कर दिया कि ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं हो सकती। जो वहां के सभापति थे उन्होंने बोल दिया कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता, यानी नाक टूटी है वो मिल जाएगी। उनको विश्वास हो गया था कि ये काम अब हो जाएगा पर्वतों की खोज से। पर आगे हम देखते पर क्या हो पाएगा इस पॉइंट में, पता नहीं, देखते हैं। ठीक, नहीं हो पाता है कि हो पाता है। तो उन्होंने क्या, जो सभापति थे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि ऐसा कौन सा काम है जो भारत में नहीं हो सकता, कमेटी के पद नहीं हो सकता, इसके लिए मेहनत की जरूरत है, इसी से आने वाला जमाना खुशहाल होगा। ठीक, यह भाषण अखबारों में छप गए, उन्होंने मतलब तारीफ पाने के लिए बोल दिया। मतलब अब क्या है, मूर्तिकार एक एक पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों की खान ढूंढ रहा था, मतलब हर पहाड़ी इलाके पर जाता, जितने भी पहाड़ी, और वहां जाकर एक एक पत्थर को ढूंढ रहा था, परंतु वह कीमती पत्थर नहीं मिला। उसने कहा कि यह विदेशी है। जब उसने सारा देश के ज्यादातर पत्थरों को ढूंढ लिया, खंगाल लिया जाकर, पर वह उसे वो वाला पत्थर नहीं मिला जो उसे चाहिए था, जिससे वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनी हुई थी। अंत में उसने कहा है, क्या कह दिया है कि ये जो पत्थर है कैसा है, विदेशी पत्थर है। सभापति ने तैश में आकर कहा, हम पर लानत है। पहले तो बड़े बड़े उन्होंने ताना क्यों बोलेंगे, बड़े बड़े मतलब भाषण इतने अच्छे अच्छे दे दिए जो अखबार में छप गया। अब क्या कह रहे हैं कि हम पर लानत है कि हम विदेशों की सारी बातें अपना चुके हैं, तो फिर यहाँ विदेशी पत्थर क्यों नहीं मिल पा रहा। मूर्तिकार चुप कर रहा, मतलब क्या कहता है यहाँ पे, जो वहां का हमारे सभापति जी थे, उनका क्या मतलब था कि हम जब विदेशों से इतनी चीजें ला चुके हैं, वहां की सब बातें अपना रहे हैं, तो एक पत्थर नहीं मिल पा रहा है हमें, तो पत्थर वहां का अपनाने में हमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं मिल पा रहा है। अब क्या है, भारतीय मूर्तियों की नाक, जब पर्वतों से नाक नहीं मिल, मतलब पत्थर वो नहीं मिला, पहाड़ियों से नहीं मिला, तो अब क्या होता है, यहाँ पर भारतीय मूर्तियों की नाक, भारतीय मूर्ति यानी जो भारतीय जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी जो स्टैचू बने हुए थे या मूर्तियां लगी हुई थी, तो अब उनकी मूर्तियों की नाक देखी जा रही थी। देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। अचानक मूर्तिकार के दिमाग में एक विचार, ये सारे दिमाग में जितने भी विचार आ रहे थे ये मूर्तिकार ही देता था, अब उसके दिमाग में एक नया विचार आया कि उसने अखबार वालों तक खबर ना पहुंचने की शर्त रखी, कि उसने कहा एक विचार है पर ये कहां तक नहीं, खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, अखबार वालों तक। और वो तो आज के टाइम में और उस जमाने में अगर अखबार वालों तक खबर पहुंच गई तो वो चीज वैसे भी सब में फैल जानी। तो देश के अपने नेताओं की मूर्तियों भी बनी है, तो उसने क्या वो एक सुझाव दिया कि देश में जो हमारा देश है उसमें हमारे देश के कई नेताओं की मूर्तियां जो है बनी हुई है।
उनमें से किसी एक की नाक शायद जॉर्ज परचम से मेल खा जाए, उसे वहां से निकाल लिया जाए। पहले तो सभा में मतलब उसे वहां से निकाल दिया जाए और कहाँ लगा दिया जाए, जॉर्ज परचम की स्टैचू पे, मूर्ति पर लगा दिया जाए। अब ये सुनकर क्या हुआ, सभा में जितने लोग वहां बैठे थे सब सन्न रह गए, मतलब एकदम सन्नाटा सा वहां पर छा गया। फिर सभापति ने कहा कि यह काम जरा होशियारी से करना। भाई होशियारी से इसलिए बोला गया कि भाई जो भारतीय नेताओं की अगर मूर्ति से तुम नाक निकालोगे और दूसरी जगह दूसरी मूर्ति में नाक लगाओगे तो क्या होगा, इस पे थोड़ा हंगामा आंदोलन भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो जरा काम है जरा कैसे होना चाहिए, होशियारी से होना चाहिए। मूर्तिकार देश भर के दौरे पर निकल गया। जो मूर्तिकार था देश भर के दौरे पे गया। तो सबसे पहले वो कहाँ गया, देखते हैं। मुंबई के दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावजी, जहांगीर, सबकी नाकें टटोली उसने। जितनी भी वहां उसे मूर्तियां मिलती थी सबकी नाक टटोल टटोल का दिखता था, क्योंकि जो जॉर्ज परचम की नाक का जो उसका नाक का जो नाप था मूर्तिकार के पास था। फिर वह गुजरात गया। गुजरात में गांधी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल में जाकर रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष, राजा राम मोहन राय आदि को देखा। इसी प्रकार बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, पंजाब होते हुए दिल्ली लौट आया। उसने निराश होकर बयान दिया, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, अब नाके जॉर्ज परचम की नाक से बड़ी निकली। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि बिहार सीक्रेट के सामने 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। मतलब मूर्तिकार ने ये वाला जो सुझाव था उसका देश भर की परिक्रमा करके आया नेताओं वाला, तो वो क्या हो गया, विफल हो गया, तो यहाँ काम नहीं बना। तो उसके मेरा अब दूसरा एक सुझाव और आया कि सीक्रेट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की कुछ मूर्तियां स्थापित हैं वहां पर, शायद उनमें से किसी एक की नाक फिट हो जाए, परंतु उन सबकी नाकें भी कैसी थी, बड़ी निकली। अब लास्ट पॉइंट लास्ट है यहाँ पर, जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव। मूर्तियों की नाक भी सेट नहीं हुई, पत्थर मिलाने, अब लास्ट ऑप्शन रहता है जिंदा नाक लगाने का। तो राजधानी में रानी के स्वागत की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। जॉर्ज परचम की जो नाक थी, मूर्ति की नाक को मतलब मूर्ति को अच्छे से मल के नहला दिया गया था, साफ सुथरा कर दिया गया था, पर उसमें उस समय भी नाक नहीं थी। सरकारी अधिकारी में खलबली मची हुई थी। अब की बार उसने एक नई योजना पेश की। उसने कहा कि 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। उस समय की जनसंख्या कितनी कम थी, सिर्फ 40 करोड़। तो जो मूर्तिकार का सुझाव था कि अब जो मूर्ति में कैसी नाक लगा दी जाए, एक जिंदा नाक। 40 करोड़ की जो जनसंख्या उसमें से किसी एक व्यक्ति की नाक काटकर उसमें जिंदा नाक लगा दी जाए। यह सुझाव सुनकर सब क्या होगा, एकदम बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। सोचने वाली बात है भाई, एक जिंदा व्यक्ति की नाक उसमें। अब क्या था, सब अचकचा गए। मूर्तिकार ने कहा, नाक चुनना मेरा काम है, आपको सिर्फ इजाजत देनी है। अगले दिन अखबार में छप गया कि नाक का मसला हल हो गया। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब साफ कर दिया गया। मतलब हथियारबंद पहरेदार जो भी थे, मतलब मूर्ति के आसपास बंदूकधारियों को वहां खड़ा कर दिया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब साफ कर दिया गया, उसकी रवाब निकाली गई, ताजा पानी डाल दिया गया ताकि जिंदा नाक सूखने ना पाए। आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज परचम की लाट में नाक लग गई। मतलब जो आखिरी दिन था, आखिरी दिन तक जो जॉर्ज परचम की मूर्ति थी उसमें नाक लग गई। सब अखबारों में छपा कि जॉर्ज परचम के लिए जिंदा नाक लगाई गई है। उस समय के अखबारों में क्या छपा हुआ था, जॉर्ज परचम की जो मूर्ति में क्या लगा हुआ है, जिंदा नाक लगी हुई है। ऐसी नाक जो पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में सिर्फ जितने भी अखबार थे सब में यही छपा हुआ था कि जिंदा नाक लगी हुई है।
ये नहीं छपा था। जो उद्घाटन के लिए जो आ रहा था, कौन आ रहा था, एलिजाबेथ आ रही थी उद्घाटन के लिए आया था, वो सब उसमें था ही नहीं। अखबारों में किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन मान पत्र देने या स्वागत समारोह होने का समाचार नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे, पता नहीं क्यों। सिर्फ उसमें छपा था तो क्या, नाक तो एक ही चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। नाक तो एक ही चाहिए थी, वह भी किसके लिए, बुद्ध के लिए। सिर्फ में सब में क्या छपा हुआ था, नाक के बारे में। तो ये चैप्टर जो हमारा था, इसको हमने शॉर्ट में आपको समझा दिया, पॉइंट वाइज समझा दिया। आप क्वेश्चन देखिए कैसे आ सकते हैं। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह समझाएंगे। देखो, जो रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी थी कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौरे पर कौन सी वेशभूषा धारण कर, क्योंकि विदेशी महिला थी, तो भारत, पाकिस्तान और नेपाल, ये इन देशों में पहनावे का मामले में कुछ समानता है। तो इसी वेशभूषा को लेकर उसके दिमाग में कुछ परेशानी थी। उसे लगता था कि रानी की आन बान शान भी बनी रहनी चाहिए और वेशभूषा भी भिन्न देशों के अनुकूल ही होनी चाहिए। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। जॉर्ज पश्चिम की नाक की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए, क्या क्या यत्न किए, तो ये हमने बता चुके थे। देश भर में उसने पर्वतों की खोज की, भारतीय मूर्तियों की खोज की, और लास्ट में क्या क्या किया। तो जो जो हमने पॉइंट पढ़े थे उसी के बेस पे इसका आंसर आ जाएगा। अब अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया गया। अखबारों में जॉर्ज पश्चिम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पे इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पश्चिम की लाट की नाक लग रही है। ठीक है, ये था इसका। जॉर्ज पश्चिम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में ना तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, ना सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, और ना ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, ना कोई फीता काटा गया, ना सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। इसलिए किसी नेता का ताजा चित्र भी नहीं छप सका। सरकारी भ्रष्टाचार को मिटाने का आप क्या उपाय सूझता है, आपको क्या उपाय सूझता है। तो भ्रष्टाचार को मिटाने का है, तो भ्रष्टाचार तो ये कॉमन एक प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर तो आप अपने आप बना सकते हो। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, देखो पूरे देश में जो फैल चुका है इसे समाप्त करने के लिए बहुत से उपाय करने चाहिए। कि जब कभी पाप का घड़ा भर जाता है तो दृढ़ संकल्प वाला नेता पूरी हिम्मत, निष्ठा और पवित्रता के साथ प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचेगा, तब जाकर वह कैंसर का इलाज हो सकेगा। छोटे मोटे आदर्शवाद से और कुछ ईमानदार लोगों से यह समस्या दूर होने वाली नहीं। इसके लिए क्या है, समस्त देश को प्रयास करना पड़ेगा, एक दो लोगों से नहीं हो सकता। मुझे उस दिन का इंतजार है, साथ ही ईमानदारी की राह पर चलने वालों को अपने पथ पर बढ़ते रहना चाहिए, तभी ईमानदार शासक को फलते फूलते और स्थायी रूप से स्थापित होने का अवसर मिलेगा। जब आप सरकारी पैसे का आप ऐसा इस्तेमाल देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है। जब आप सरकारी पैसे का आप ऐसा इस्तेमाल देखते हैं, इस पाठ में सरकारी तंत्र और अखबारों का क्या व्यंग है। इस पाठ में सरकारी तंत्र और अखबारों की मिली भगत पर गहरा व्यंग है। व्यंग मीन्स होता है मजाक बोला जाए। सरकार अपने फैसलों को गलत सही ठहराकर मनमाने ढंग से अखबारों में छपवाती है। अखबार वाले भी सच की गहराई में गए बिना सरकारी फैसलों को ज्यों का त्यों छाप देते हैं। मतलब यहाँ पर है, जो अखबार छपते हैं सरकार के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसा सरकार का आदेश होता है उसी के अकॉर्डिंग वो छाप देते हैं, गहराई तक जाते नहीं है। अब एक और बताते हैं। जॉर्ज पश्चिम की नाक नहीं, जॉर्ज पश्चिम की नाक
जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी क्षेत्र में की बदहवासी किस मानसिकता का द्योतक है। देखिए, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है, उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे हमें पता चलता है आजाद होकर भी देश कैसे, क्योंकि जो हमारे भारत देश के अधिकारी थे वो कितने घबरा रहे थे, उन्हें डर लग रहा था एलिजाबेथ के आने का, कि जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है। मतलब हमारा देश आजाद हो गया था, पर अंग्रेजों को लेके अभी भी हमारे मन में क्या था, एक भय था, अधिकारियों के भय था। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक का बहुत मूल्यवान प्रतीत होती थी, जिससे भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते थे कि जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों का उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते थे। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो चुका है। अपने नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर करते रहिए। चलिए, तो फिर आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। अपने नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर आपको उससे मिलते हैं। टेक केयर स्टूडेंट्स, ओके बाय।